हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो रहेगी मीशो का पेमेंट रिकन्सिलेशन दोबारा बना रहे हैं। इस बारी थोड़ा आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे कि भाई इसको थोड़ा इजी करके बताओ। और जीएसटी रिपोर्ट का तरीका भी चेंज हो चुका है। अब सेल्स रिपोर्ट वहाँ पे जो है दूसरे तरीके से डाउनलोड होती है। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इस बारी पेमेंट रिकन्सिलेशन करने के लिए। तो हमारे टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारा कोर्स का फ़ीस था 7,500 रुपये। अब हमने सिर्फ 5,000 रुपीज़ रख दिए। चाहे उसमें आप अमेज़ोन करो, फ्लिपकार्ट करो, मीशो करो, चाहे आप उसको ऑनलाइन सीखो, चाहे ऑफलाइन सीखो, कंसल्टेशन सब उसके अंदर इंक्लूड है। पूरा सपोर्ट है, बिजनेस ग्रोथ कैसे करना है, एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, लिस्टिंग को ग्रो कैसे करना है। कोर्स में आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है एट ₹5,000 ओनली। तो आप जो है कोर्स बुक करा सकते हो हमारे से व्हाट्सअप लेके। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल है। तो चलो बैक टू हमारा टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बारी चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करना। अब आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आएगी। तो ये हमारा मीशो का डैशबोर्ड खुला हुआ है। देखो सबसे पहले क्या करते थे, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया, हम पेमेंट्स के अंदर जाते थे, हमारे को डेटा चाहिए। तो यहाँ पर हम जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करते थे, मंथ सिलेक्ट करते थे। जून का मैंने सिलेक्ट किया और डाउनलोड किया। तो अभी तो 5 तारीख है तो जीएसटी रिपोर्ट इतनी जल्दी डाउनलोड होगा नहीं, तो मैंने पहले से ही उससे पिछले महीने का मई का डाउनलोड कर रखा है। तो ये जीएसटी रिपोर्ट मेरा है। अब जीएसटी रिपोर्ट में हमारे पास ये जिप फाइल डाउनलोड होती है। इसमें दो तरीके की एक्सेल डाउनलोड हो रही है, एक टीसीएस सेल्स एंड एक होती है टीसीएस सेल्स रिटर्न। अब आप समझो टीसीएस सेल्स क्या है। इसमें आपके महीने के आने वाले A to Z सारे ऑर्डर हैं, जितने ऑर्डर आपके पास जनरेट हुए हैं। एंड जो दूसरी हमारे पास फाइल है विच इज़ टीसीएस सेल्स रिटर्न। टीसीएस सेल्स रिटर्न के अंदर आपके ये ऑर्डर हैं जो आरटीओ या आपके कस्टमर रिटर्न आए हैं, या इसके अंदर वो ऑर्डर होंगे जो पिकअप हुआ पर ऑर्डर पिकअप होने के बाद कैंसिल हो गया। और जो हमारी टीसीएस सेल्स है इसके अंदर दोनों होंगे, आरटीओ कस्टमर रिटर्न दोनों ऑर्डर होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर मैंने सेल रिटर्न वाला ऑर्डर उठाया, यहाँ पे पेस्ट किया, तो देखो यहाँ पे भी शो हो रहा है ये ऑर्डर, ठीक है ना। अब इस ऑर्डर को मैं अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मीशो के ये ऑर्डर्स पेमेंट के अंदर जाके मैं अगर ऑर्डर को सर्च करता हूँ तो यहाँ पे हमारे को पता चलेगा, यहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो अब रिटर्न्स टैब के अंदर जाके मैं इस ऑर्डर को सर्च करता हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा रिटर्न होगा, कस्टमर रिटर्न होगा, दोनों में से कोई ना कोई होगा। यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा, इसका मतलब ये ऑर्डर कैंसिलेशन का है। तो यहाँ पे टीसीएस सेल्स रिटर्न के अंदर आपका रिटर्न, कस्टमर रिटर्न, कैंसिलेशन वो वाले ऑर्डर्स शो करेगा। दूसरा लेके देखते हैं हम रिटर्न्स के अंदर। देखो यहाँ पे कोरियर रिटर्न है, दूसरे वाला, ये वाला सेकंड वाला ऑर्डर कोरियर रिटर्न आया है। और यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो इस शीट में शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे आधे ऑर्डर शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इसी वजह से जो है जीएसटी रिपोर्ट के ऊपर अब पेमेंट रिकन्सिलेशन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि आधा अधूरा ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है हमारे पास, हम ऑर्डर्स टैब में जाएँ एंड ऑर्डर्स टैब में जाके देखो ऊपर आपको राइट हैंड साइड पर दिखा रहा होगा डाउनलोड ऑर्डर्स डेटा। यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना महीना सिलेक्ट करना है। जिस तरह अभी जुलाई चल रहा है तो 1 जून से लेके 30 जून सिलेक्ट किया और एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे तो आप पेज रिफ़्रेश करोगे। उसके बाद रिफ़्रेश करोगे, वापस यहीं पे जाओगे डाउनलोड ऑर्डर्स डेटा पे, और ये देखो आपको यहाँ पे एक फ़ाइल दिख जाएगी जिसमें आपका ऑर्डर्स का डेटा होगा। अब ये हमारा ऑर्डर्स का डेटा आ गया। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आया है, रीज़न फॉर क्रेडिट एंट्री, दूसरा सब ऑर्डर आईडी, उसके बाद ऑर्डर डेट, कस्टमर स्टेट, प्रोडक्ट नेम, एसकेयू, साइज, क्वांटिटी, सप्लायर, लिस्टेड प्राइस, सप्लायर डिस्काउंटेड प्राइस, फिर पैकेट आईडी जो हमने मीशो का ट्रांसपेरेंट पैकिंग स्कैन किया था। हमारे को इसमें क्या नहीं चाहिए, एक तो स्टेट नहीं चाहिए, प्रोडक्ट, अगर आपको एसकेयू आपने ऐसे सेव कर रखे कि आपको एसकेयू पढ़ के समझ आ जाए
तो आप SKU रखो, अदरवाइज आपको फिर प्रोडक्ट नेम लेना पड़ेगा। तो अगर आप SKU से ही अपना प्रोडक्ट आईडी पहचान सकते हो, जिस तरह मेरा SKU पढ़ के आपको समझ आ जाएगा, ब्लैक एंकल 3 पी के, मतलब एंकल सॉक्स है, ब्लैक कलर की 3 पीस का पैकेट है, तो 3 पी के, पैक ऑफ 3। तो मैंने SKU बनाई इसलिए रखी है कि सपोज करो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे SKU पढ़ के समझ आ जाएगा कि ऑर्डर क्या भेजना है, इसलिए मैं प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नेम डिलीट कर दूंगा। अदरवाइज अगर आपका SKU उल्टे सीधे हैं, आपने कस्टम नहीं कर रखा अपनी मर्जी से, तो आप प्रोडक्ट का नाम रखो ताकि आपको प्रोडक्ट प्राइस समझने में आसानी रहे। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डिलीट कर रहा हूँ, ये छोड़ो, इसको हाइड ही कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। SKU ID है, साइज़ मेरे को साइज़ का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट है जिसमें साइजेज अलग अलग होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, और सबका प्राइस अलग है, तो आपको साइज़ रखना है। जिस तरह मेरे इसमें तो साइज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो मैं साइज़ को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। क्वांटिटी 1 है। अब यहाँ पे देखो 2 तरीके के प्राइस हैं। पहला यहाँ पे है सप्लायर लिस्टेड प्राइस इंक्लूसिव GST कमीशन, मतलब जिस प्रोडक्ट जो प्राइस आपने ट्रांसफ़र प्राइस लिस्ट करा है। और दूसरा प्राइस यहाँ पे दिया गया है सप्लायर डिस्काउंटेड प्राइस इंक्लूसिंग GST, डिस्काउंटेड प्राइस जितने का आपको लगभग पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने पहले ही बता रखा है कि आपको अप्रॉक्सीमेटली इतने का पेमेंट आएगा। पैकेट आईडी नहीं चाहिए तो मैंने पैकेट आईडी डिलीट मार दिया। अब यहाँ पे है रीज़न फॉर क्रेडिट एंट्री, तो मैं इसको एक बारी कस्टम सॉर्ट करूँगा। रीज़न फॉर क्रेडिट एंट्री A to Z मैंने सॉर्ट किया। अब देखो ऊपर से कैंसिल्ड मेरे सारे ऑर्डर आ गए। अब मैं इसको एक कलर दे देता हूँ, ईजी रहेगा मेरे लिए। ब्लू कलर मैंने इसको दे दिया। कैंसिल्ड ऑर्डर है तो ये मतलब मेरे को मान के चलो ये ऑर्डर तो हमारे हो गए कैंसिल। तो मतलब इन पे तो देखना ही बेकार है कि भैया कैंसिल ही है, इनका क्या ही पेमेंट होगा, या तो या RTO आगे होंगे या कुछ होगा। उसके बाद जो ये हमारे ऑर्डर है नीचे तक डिलीवर्ड, जितने आ रहे हैं डिलीवर्ड, ये जो डिलीवर्ड ऑर्डर है इसका कलर चेंज करता हूँ मैं, थोड़ा ईजी रहेगा। ये जो डिलीवर्ड ऑर्डर है ये वो ऑर्डर है जो कस्टमर को डिलीवर हो गए। अब ये बात रखो कि ये सिर्फ ऑर्डर्स का डेटा है, रिटर्न का नहीं है। तो जो कस्टमर रिटर्न होगा वो भी इन्हीं ऑर्डर्स के बीच में होकर वो डिलीवर्ड के अंदर शो करेगा। उसके बाद RTO कंप्लीट है और RTO लॉक्ड है और RTO OFD है। इसका मतलब है ये RTO आ चुके हैं, आ रहे हैं, ये रास्ते में हैं, तो ये RTO हो गए ऑर्डर सारे के सारे। और ये जो शिफ्ट है मतलब अभी ये सारे ऑर्डर्स हमारे इन ट्रांजिट में हैं। तो हमने अभी इन ऑर्डर्स को कैटेगराइज कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको एक और बनाना है पे आउट का, कि कितना पे आउट आया, और उसके आगे प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो सपोज करो मैं यहाँ पे पहला डिलीवर्ड ऑर्डर ये है मेरा, इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, Ctrl+C करा और मैं मीशो के टैब में गया। मैं यहाँ पे गया पेमेंट्स के अंदर। अब यहाँ पे ऊपर आ रहा है सर्च ऑर्डर आईडी, यहाँ पे मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे दिखा रहा है 73.31 रुपीज़ का मुझे पेमेंट मिला। तो अब मैं पे आउट के आगे डाल दूंगा 73 पॉइंट कितना है 31 रुपीज़। तो 73.31 रुपीज़ मुझे इसका पेमेंट मिला है इस वाले प्रोडक्ट का। अब आप कहोगे कि 81 रुपीज़ दिखा रहा है यहाँ पे सप्लायर डिस्काउंटेड प्राइस, तो 73 रुपीज़ का क्यों मिला है? अब इसका रीज़न भी देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा देखो 81 तो सेल रिवेन्यू प्राइस था, शिपिंग 44 छोड़ दिया, शिपिंग चार्ज कट गया। इसके अंदर हमारे को जो है रिकवरी 0.96, क्योंकि मेरा RTO एश्योरेंस प्रोग्राम था। तो 77 रुपीज़ मेरा भी GST इस पर कटा है। 77.14 दिखा रहा है विदाउट टैक्स, GST 3.86। तो इन्होंने टैक्स काट के पेमेंट दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो सप्लायर डिस्काउंटेड प्राइस इंक्लूसिव GST कमीशन, तो इसके अंदर टैक्स कट के पेमेंट मिलेगा। लगभग 5-6 रुपये के आसपास कम पेमेंट आएगा। अगर आप चाहो तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे अपनी GST की कैटेगरी है तो आपकी यहाँ पे GST क्रिएट कर सकते हो और 5% माइनस कर सकते हो, जितना भी आपका 5% है। तो मैंने यहाँ पे GST 5% ले लिया है।
5% की कैटेगरी है, इन सब पे 5% के हिसाब से इतना जीएसटी बनता है 129 में। अब यहाँ पे एक और मैंने बनाया है, पे आउट विदाउट विद डिडक्शन या फाइनल पे आउट का आसपास मैं लिख लेता हूँ। ये सारा अप्रोक्सीमेटली है, मेरे को क्या करना है 129 माइनस ये जीएसटी कर देना है। तो अब ये देखो 76 रुपीज़ के आसपास दिखा रहा था, मेरे को 73 आया। तो मतलब मोटा मोटा आप समझ जाओ, इसमें जीएसटी और डिडक्ट कर दो, इतना कर सकते हो आप। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा 3.86 जीएसटी डिडक्ट हुआ है, टीसीएस भी डिडक्ट हुआ है और टीडीएस भी डिडक्ट हुआ है। टीसीएस विच इज़ 0.5%, टीडीएस डिडक्ट हुआ है 0.1%। तो यहाँ पे आपको एक एक ऑर्डर मैनुअल चेक करना पड़ेगा, डेटा एंट्री करनी पड़ेगी। ये प्रोसेस है डेटा एंट्री का। तो इट इज़ अ रेगुलर प्रोसेस कि आपको डेली डेटा एंट्री करो तो ज़्यादा बेटर है। अब सपोज़ करो हम दूसरा ऑर्डर मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे गए पेस्ट किया। इजी तरीका है, यहाँ पे 121.13 रुपये दिखा रहा है, इस वाले का 121.13 रुपये। तो वही मेरी देखो 122.55 आया था, 121.13, क्योंकि मेरा 1% आरटीओ एश्योरेंस प्रोग्राम में उसका भी कट रहा है। तो लगभग यही सेम है। एक एंट्री और लेता हूँ, ये 90 रुपये वाली। इसको कॉपी किया, यहाँ पे गए पेस्ट किया, यहाँ पे मेरा 84.68 आया है, 84.68। 4-5 रुपये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट रहेगा पेमेंट, या अप्रोक्सीमेटली है इतना आएगा। पर आप ये मान के चलो ये सारा फ्लक्चुएशन बेस्ड है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो इट इज़ नॉट कि ये जो हमारा ऑर्डर रिपोर्ट है इसमें जो दिखा रहा है एग्जैक्ट वही आएगा, इसमें डिडक्शन होने के बाद आएगा। तो बेटर के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट्स टैब में जा करके एक एक ऑर्डर सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट चढ़ाना पड़ेगा सारी की सारी ऑर्डर्स का। सपोज़ मैं मान के चलता हूँ कि जो मेरा पे आउट है वो सेम ही है, ये फाइनल पे आउट मेरा सेम ही है। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना है, इसमें हम क्या करेंगे, आपको SKU वाइज प्रोडक्ट कॉस्ट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पे 5 पेयर हैं तो मेरा एक पेयर का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 17 रुपये पड़ता है। 17 × 5 85 हो गया, 17 × 3 51 हो गया, 51 85 51 और 51 51 85 51 यहाँ पे हो गया 51 85। तो मुझे क्या करना है, डिडक्शन करना है मुझे प्रॉफिट निकालने के लिए। मुझे पेमेंट में से अपना माइनस करना है प्रोडक्ट कॉस्ट। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे जितना आ गया इन सबको मैंने टोटल किया, 496 है। अब इसके अंदर मुझे टोटल मतलब सारे मेरे पास ये कितने ऑर्डर्स हैं, लगभग 151 ऑर्डर्स है। तो मैं ऐसे ही 151 ऑर्डर्स का निकालूंगा। उसके बाद 151 मेरा 5 रुपये एवरेज पैकेजिंग है, तो 151 × 5 मेरा 755 रुपया पैकेजिंग कॉस्ट पड़ा। इसी में मेरा प्रिंटिंग आ गया 5 रुपये मोटा मोटा, माइनस 755 जो हमारा हो गया पैकिंग कॉस्ट। और इसको हमने यहाँ से ऑटो सम किया तो 258 रुपीज़ का मेरा इसमें लॉस दिखा रहा है, क्योंकि ऊपर के 6 एंट्री का ही हमने किया। इस तरह आपका रिटर्न आएगा। इसके अंदर ही रिटर्न चार्जेस नेगेटिव होंगे। जब रिटर्न आता है आपके पास तो आपको प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो ज़ीरो करना है, क्योंकि माल आपका बिका नहीं, माल वापस आ गया तो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया ज़ीरो। कैंसिलेशन में प्रोडक्ट कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगा, आरटीओ में प्रोडक्ट कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगा। ऊपर मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया है कि कैसे कैलकुलेट करना है। बाकी आपका कैंसिलेशन में प्रोडक्ट को ज़ीरो, आरटीओ में प्रोडक्ट को ज़ीरो, कस्टमर रिटर्न में प्रोडक्ट को ज़ीरो। कस्टमर रिटर्न में अगर कस्टमर फ्रॉड करता है या कुछ करता है तो उस केस में आपका प्रोडक्ट तो गया, तब आपको प्रोडक्ट कॉस्ट वहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का वहाँ पे नुकसान हुआ है, तब आप प्रोडक्ट कॉस्ट मेंशन करोगे। अदरवाइज़ आपको प्रोडक्ट कॉस्ट अगर वापस सही सलामत आ रहा है तो आप ज़ीरो करोगे। जिस तरह आरटीओ ये कंप्लीट लॉक्ड भी कह रहे थे, यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट अपना ज़ीरो आएगा, पेमेंट आएगा नहीं इसका। तो पेमेंट में भी यहाँ पे रिवर्स एंट्री होगी। और जो अभी ऑर्डर शिफ्ट में है तो इनका देखना बेकार है। तो इसलिए थोड़ा 1 महीना पुराना डेटा देखना ज़्यादा बेटर है, या एटलीस्ट आप 10 तारीख तक का वेट करो। 10 तारीख तक जो होता है
महीने के जो लास्ट वीक के ऑर्डर्स होते हैं वो डिलीवर होने वाले होते हैं, ये हो चुके होते हैं, तो उनका पेमेंट दिखाएगा। अगर मैं देखना चाहूँ तो इनका ऑर्डर मेरे को, इन ऑर्डर का पेमेंट जो शिफ्ट में है, जिस तरह ये ऑर्डर मेरा भी शिफ्ट में है, इसका अगर मैं ऑर्डर आईडी सर्च करूँ तो मेरे को या तो ये अपकमिंग में दिखाएगा या आउटस्टैंडिंग में। देखो आउटस्टैंडिंग में 138 रुपीज़ दिखा रहा है और अभी स्टेटस क्या है, शिफ्ट है। तो यहाँ पे 137.75 मेरा अप्रोक्सीमेटली मैंने जो निकाला था, और यहाँ पे कितना आ रहा है 138.9। अब आप कहोगे कि 1 रुपये ज़्यादा आ गया, तो मैं कहा ये फ्लक्चुएट होता है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं होता है, एस्टिमेटेड है कितना आना चाहिए। तो आपको यहाँ से सिंगल एंट्री डेटा एंट्री करनी है, या तो आप इनकी शीट निकाल करके डेटा एंट्री कर सकते हो, हाँ, या आप अपनी शीट मेंटेन कर सकते हो। अब ये तो हो गया हमारा ऑर्डर डेटा, जो ऑर्डर रिपोर्ट है वैसे। अब हम आपको पेमेंट के थ्रू दिखाते हैं कि आप पेमेंट कैसे चेक कर सकते हो। आपको पेमेंट्स टैब में जाना है और यहाँ पे आता है पेमेंट्स टू डेट। यहाँ पे कस्टम डेट सिलेक्ट करनी है और अपना वही 1 जून से 30 जून तक का डेट सिलेक्ट करना है। अब आपकी एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी। ये हमारा क्या कहते हैं, जिप फाइल डाउनलोड हुआ। अब इसको हम एक्सेल शीट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखो आपको एक ऑर्डर पेमेंट का है, एक ऐड कॉस्ट का, रेफरल, मेरा रेफरल कुछ है नहीं तो रेफरल शीट मैंने हटा दी, यस डिलीट। अब ये ऑर्डर वाइज मेरे को ये शीट मिल गई है कि कितने ऑर्डर डिलीवर हुए हैं, आरटीओ आए, कस्टमर रिटर्न आए हैं, किस पे कितना डिडक्शन हुआ, कितना कमीशन गया, कितना शिपिंग गया, इसमें पूरा डिटेल है। तो यहाँ पे सब ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट है, डिस्पैच डेट है, प्रोडक्ट नेम, एसकेयू, ऑर्डर स्टेटस है, जीएसटी कितना है, लिस्टिंग प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई है। तो मैं काम करूँगा, मैं इनको रैप कर लूँगा ताकि ये थोड़ा इजी हो जाए रीड करने के लिए हमारे को। अब इसमें अगर आपको इसके हिसाब से चेक करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सब ऑर्डर आईडी, एसकेयू, वही प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए एसकेयू, या प्रोडक्ट नेम, आपको प्रोडक्ट नेम या प्रोडक्ट एसकेयू। मैं कलर कर देता हूँ, सब ऑर्डर आईडी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट एसकेयू इंपॉर्टेंट है, अपना स्टेटस इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलेगा आरटीओ, कस्टमर रिटर्न, कैंसिलेशन क्या है, जीएसटी की हमारे को ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है ताकि पता रहे कि कितना क्वांटिटी गया था। ट्रांजैक्शन आईडी हमारे को इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांजैक्शन आईडी में ये मेंशन होता है कि आपको इस ट्रांजैक्शन, ये डेट को, ये तो पेमेंट डिटेल्स है जो ये है कि आपको इस डेट को इतना अमाउंट सेटल किया गया है और ये ट्रांजैक्शन आईडी आपकी है। तो आप इसको बैंक अकाउंट में चेक कर सकते हो कि ये ट्रांजैक्शन आईडी में आपको इतना पैसा आया है। तो ट्रांजैक्शन आईडी हमारे को नहीं देखनी है। अब यहाँ पे देखो आप, रिवेन्यू डिटेल्स में आएगा सेल अमाउंट आएगा, उसके बाद आएगा टोटल सेल रिटर्न, उसके बाद आएगा हमारे को फिक्स्ड फी, क्लोजिंग फीस, रिटर्न फी, रिटर्न प्रीमियम, कमीशन, उसके बाद मीशो कमीशन प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें हैं, ये छोड़ देंगे हम। सब सर्विस फी, सपोर्ट फी, जीएसटी, कंपनसेशन वगैरह वगैरह हम सब छोड़ देंगे। हमारे को अब चाहिए, क्या चाहिए, सेल अमाउंट, सॉरी फाइनल सेटलमेंट अमाउंट, कि हमारा फाइनल सेटलमेंट आया कितना है, पेमेंट डिटेल के अंदर फाइनल सेटलमेंट अमाउंट। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको कि ये जो हमारा सब ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे देखो एक ऑर्डर की 2 एंट्री आई हुई है मेरे पास, क्योंकि मेरा आरटीओ एश्योरेंस प्रोग्राम है। तो लास्ट वाला टैब जो मेरा है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे को देखो रिकवरी के अंदर एफिलिएट फीस यहाँ पे दिखाएगा 12.39 डिडक्ट हुआ है, या आरटीओ एश्योरेंस प्रोग्राम में मेरा 1.71 रुपीज़ और डिडक्ट हुआ है, जो मेरा 1% ऑफ सेल प्राइस है जो ये चार्ज करते हैं। तो आरटीओ एश्योरेंस प्रोग्राम, तो इसकी वजह से मेरे को यहाँ पे डबल एंट्रीज आई हुई हैं ऑर्डर्स की। तो अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट करूँगा, कस्टम सॉर्ट पे जाके सब ऑर्डर नंबर A to Z, तो देखो ज़्यादातर ऑर्डर्स की मेरे पास डबल एंट्री आई हुई हैं। जिस तरह अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ये देखो ये 2 मेरे पास डबल एंट्रीज आई हुई हैं, उसके बाद ये वाली डबल एंट्री आई हुई है, उसके बाद ये वाली डबल एंट्री आई हुई है,
अब ये डबल एंट्री क्यों आई है, इसका भी रीज़न समझो। देखो ये हमने जूम कर रखा है ज़्यादा। एक आरटीओ है, एक कैंसिलेशन है, आरटीओ कैंसिल्ड हुआ, पर यहाँ पे देखो मेरा एफिलिएट नहीं कटा, पर जो नीचे वाली एंट्री है इसमें स्टेटस नहीं दिखा रहा, कुछ भी स्टेटस नहीं दिखा रहा। इसमें एफिलिएट फीस कटा है मेरा और रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम का भी पैसा कटा है। तो इसका मतलब ये ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ है कस्टमर को, लाइव ऑर्डर स्टेटस अभी अपडेट नहीं हुआ है, यहाँ पे डिलीवर्ड होगा। तो इसलिए जो है ये डबल एंट्रीज आई भी है। और जो नीचे वाला है देखो इसमें भी एक ऑर्डर पे डिलीवर्ड दिखा रहा है, और इसका अगर हम जाएंगे लास्ट में तो ये रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम में इसका ₹1.71 भी कटा हुआ है। तो इसलिए मेरे अकाउंट में काफ़ी सारा डबल एंट्रीज़ हैं। जिस तरह यहाँ पे डबल एंट्रीज़ है, इसके नीचे वाले में भी डबल एंट्री है, उसके नीचे वाले में भी है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे देखो डिलीवर्ड है, डिलीवर्ड के आगे -1.52 रुपीज़ भी है। और इसका मैं अगर देखूँ तो मेरा सेटलमेंट अमाउंट 122 है, -1.52, 2269 -3.36। तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसी के भरोसे आप अपना काम चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट डालने के लिए एक ही चीज़ करनी है। आपको ट्रांजैक्शन आईडी से पहले एक कॉलम और ऐड करना है, यहाँ पे डाल देना प्रोडक्ट कॉस्ट। आपको कुछ नहीं करना, अपने एसकेयू को देखो, जो डबल एंट्रीज़ हैं उनको एक बारी फ़िल्टर आउट कर लेना। अगर डबल एंट्रीज़ है नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट के आगे जिस तरह आरटीओ है तो इधर कुछ नहीं डालना। इधर आपको जो है कहाँ गया, फाइनल सेटलमेंट अमाउंट माइनस माइनस है। यहाँ पे अपने एसकेयू के अकॉर्डिंगली आपको जिस तरह प्लेन ब्लैक एंकल सॉक्स पैक ऑफ 6 है, तो मैं प्रोडक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू 17 × 6, तो मेरा 102 रुपये हो गया। नीचे वाले में डबल एंट्री है तो 0 कर दिया। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट डाल करके फिल कर लेना, नीचे ऑटो सम कर देना, यहाँ पे आ जाएगा। मुझे कन्वर्ट टू नंबर करना पड़ेगा, सॉरी, प्रोडक्ट कॉस्ट मेरे को यहाँ से 0 करना है। सब प्रोडक्ट कॉस्ट यहाँ से टोटल कर लूँगा मैं ऑटो सम करके नीचे। ये आ गया, अभी एक ही एंट्री का डाला तो मैंने 102 यहाँ पे आ गया। उसके बाद फाइनल सेटलमेंट अमाउंट, इसको हटाओ, इसमें एरर है, कन्वर्ट टू नंबर करना पड़ेगा। रुको, कन्वर्ट टू नंबर, अब टोटल हो जाएगा। यहाँ से लिया, यहाँ पे गया, ऑटो सम किया, देखो टोटल मेरे को 6,604 रुपये का पेमेंट आया है। और मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगा, कितने का मैंने माल बेचा, टोटल मिला कितने का मुझे पेमेंट आया। इसके बाद मुझे पेमेंट के अंदर से प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस करना है, प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर -10। उसके बाद मुझे यहाँ पे पैकिंग कॉस्ट माइनस करना है -5, और मुझे इन सबका ऑटो सम करना है। तो मेरे को हिसाब निकल आएगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। क्योंकि यहाँ पे अगर आपका रिटर्न आया होगा तो देखो जिस तरह यहाँ पे है -130 रुपये का, 123 रुपये का एंट्री भी आया हुआ है, तो इसी तरह यहाँ पे आपको दिख जाएगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि ये इनका कंप्यूटराइज डेटा है, आपको सॉर्ट करना है, आप सॉर्ट कर सकते हो। आपको एक्सेल में फार्मूलाज आते तो आप फार्मूलाज कर सकते हो। ऐड कोस्ट की मेरे को इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐड कोस्ट ये बताते हैं कि आपका किस डेट को किस सेटलमेंट में हमने कितना पैसा एडजस्ट किया। तो ऐड कोस्ट उससे बेटर है कि आप महीने का देख लो कि टोटल ऐड में कितना खर्चा हुआ है, 18% जीएसटी जोड़ो, टोटल पेमेंट में से जो प्रॉफिट लॉस निकालोगे उसमें से माइनस कर दो एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम पे, आप वहाँ से इजीली कर सकते हो। मैं इन फॉर्मूलेस का यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं ये डिपेंडेंसी नहीं रखता इन सब के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब मुझे नहीं पता, यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा, अगर आप देखोगे ना लाइव ऑर्डर स्टेटस में, अगर मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाऊंगा लाइव ऑर्डर स्टेटस पे, कहाँ गया हमारा लाइव ऑर्डर स्टेटस फ़िल्टर। अब देखो यहाँ पे मैं रिटर्न सिलेक्ट करता हूँ, ओके। तो लाइव ऑर्डर स्टेटस में फाइनल सेटल अमाउंट -40 -162,
यहाँ पे कम दिखा रहा है, कम ज़्यादा ये करेगा। अपडेट जब तक नहीं होगा ना प्रॉपर, तब तक थोड़ा सा इसके ऊपर क्या कह सकते हो कि भरोसा करना मुश्किल है। मेरे को इस पे भरोसा नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इनके डेटा पे भरोसा नहीं होता। तो मैं डेली बेसिस पे डेटा एंट्री खुद ही करता हूँ। मैं कैसे करता हूँ डेटा एंट्री, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है ऑर्डर्स का, उसके अंदर मंथली वाइज मैं जाता हूँ और सारे ब्रांड्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, उन सब का मंथली वाइज डेटा एंट्री मैं करता हूँ। सिंपल सा फॉर्मेट है, प्रोडक्ट नेम, साइज़, ऑर्डर आईडी, प्राइस, कोरियर, रिटर्न डेट, पेमेंट, एफिलिएट फीस और कितना मेरे पास फाइनल हुआ, पेमेंट माइनस एफिलिएट फीस, तो नेट एक और पेमेंट निकल गया, फाइनल पेमेंट। उसके अंदर मैंने परचेजिंग प्राइस माइनस किया तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। और लास्ट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स में से पैकिंग माइनस कर दिया तो मेरा नेट प्रॉफिट नेट लॉस आ गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिर्फ एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट माइनस करनी है। एग्जैक्ट मुझे पता रहेगा क्या मेरे अकाउंट में चल रहा है, किस एसकेयू पे कितने ऑर्डर्स आए। ये सारा काम मैं मैनुअली ही करता हूँ। ऐसा नहीं है कि इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैनुअल डेटा एंट्री करने में। आप अपना एक्सेल शीट बनाओ, डेली ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर्स टैब में क्या करना है, ऑर्डर्स प्रोसेस जब पेंडिंग में हो तब जितने ऑर्डर्स सिलेक्ट करो, पहले डेटा एंट्री कर दो, ऑर्डर आईडी को कॉपी करो और कुछ नहीं करना आपने। उसके बाद ऑर्डर आईडी की जगह ऑर्डर आईडी पेस्ट करना है, एसकेयू की जगह एसकेयू डालना है। जिस तरह एसकेयू मैंने यहाँ से कॉपी करा, इधर एसकेयू डाल दिया, इधर ऑर्डर आईडी डाल दी और हाथ की हाथ परचेज प्राइस डालना है। सिर्फ 3 चीज़ें फिल करनी है आपको और कुछ नहीं करना। डेटा एंट्री में 3 चीज़ें फिल करनी है एक ऑर्डर के लिए और कुछ नहीं करना। उसके बाद क्या करना है आपको, पेमेंट चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। 1 महीना डेटा मैनेज करो, डेटा एंट्री हर महीने ही करो तो ज़्यादा बेटर है। सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंसी रखना बेकार है। देखो मैं ये ऑनेस्टली बोलूँ, सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंसी रखोगे तो वही सारा कंप्यूटराइज है, वरना तो आपको ऑर्डर रिपोर्ट मिल रहा है, पेमेंट रिपोर्ट मिल रहा है, तो आप वहीं से चेक कर सकते हो पेमेंट कितना आया, कितना कटा, क्या कमीशन गया, वहाँ पे सब चेक कर सकते हो। मैनुअल करने में ये बेनिफिट होता है कि आपको पता रहता है, आप अपने हाथ से एंट्री करते हो। जब ऑर्डर कैंसिल हो गया तो मैंने यहाँ पे देखो येलो लाइन से मार्क कर दिया, परचेज प्राइस 0 कर दी, ऑर्डर हो गया कैंसिल। जब आरटीओ आ गया तो मैंने देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया आरटीओ रिसीव्ड, परचेज प्राइस हो गया 0। जिस तरह यहाँ पे देखो कि आरटीओ पेंडिंग है एक ऑर्डर के आगे, 4 जून का ऑर्डर है जिसका आरटीओ मेरा पेंडिंग है। मैंने रेड कलर में मार्क कर दिया कि भैया अभी मेरे पास ये आरटीओ वापस नहीं आया, पर इसलिए मैंने अभी इसका परचेज प्राइस 0 नहीं करा। जब मेरे पास ये वापस आ जाएगा तब मैं इसका परचेज प्राइस 0 कर दूंगा। तो डेटा मैनुअल एंट्री का यही बेनिफिट रहता है। अभी क्या होगा, मैं इसका जो है एक कंप्लेंट रेस करूंगा। अभी आरटीओ नहीं आया, क्यों नहीं आया अभी देखते हैं। मैं कंट्रोल C करा मैंने यहाँ पे, ऑर्डर आईडी। अब मैं जाऊँगा इसको रिटर्न्स टैब के अंदर और यहाँ पे सर्च करते ही इस ऑर्डर का स्टेटस क्या दिखा रहा है। अभी देखो यहाँ पे इस ऑर्डर का स्टेटस दिखा रहा है आरटीओ इनिशिएटेड, तो मतलब अभी इस ऑर्डर में टाइम लगेगा, अभी पता नहीं कब आएगा। तो मैं इसका टिकट जनरेट कर दूंगा कि भाई मुझे इसका स्टेटस बताओ। अगर आप उन्हीं का ये एक्सेल डेटा देखोगे तो आपको पता ही नहीं भाई कितना आरटीओ आया, कितना कस्टमर रिटर्न आया। जैसे ही मेरे पास कस्टमर रिटर्न आया तो मैंने यहाँ पे परचेज प्राइस 0 कर दिया, कस्टमर रिटर्न यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया। CR मतलब कस्टमर रिटर्न, RE का मतलब रिसीव्ड। ये ऑर्डर के आगे मेरे कस्टमर रिटर्न परचेज प्राइस 0 हो गया। पेमेंट मेरे पेमेंट चेक करी, पेमेंट कितना आया, -123 रुपीज़ पेमेंट आया। 40 रुपये मेरा एफिलिएट कॉस्ट लगा था, तो मैंने यहाँ पे जो है टोटल माइनस कर दिया, तो 163 रुपये का मेरा नुकसान हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसी हिसाब से पूरा की पूरा सिस्टम बिठा रखा है। मैनुअल, पूरा मैनुअल काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। और पेमेंट कैसे चेक करना है इसका मैं पेमेंट का सिस्टम बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, पेमेंट्स टैब में जाना है, यहाँ पे दिखा रहा होगा पेमेंट्स टू डेट, इस पर क्लिक करना है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर लो अपनी। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि मीशो का कैश फ्री के नाम से पेमेंट आया है नहीं आया है, सिर्फ वही चीज़ आपको देखनी है। जिस तरह 2 जुलाई को ये पेमेंट दिखा रहा है 243 रुपीज़ का, तो आपको बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है। वहाँ पे ये पेमेंट डिटेल ट्रांजैक्शन आईडी है, ये मैच करो, आया है नहीं आया, नहीं तो अमाउंट से पता चल जाएगा। कंपनी का नाम है कैश फ्री, तो कैश फ्री के थ्रू ये पेमेंट करते हैं। तो कैश फ्री के थ्रू आगे 243 रुपीज़ का ये अमाउंट आ रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको व्यू डिटेल्स में जाना है और यहाँ पे ऑर्डर आईडी है और यहाँ पे नेट ऑर्डर अमाउंट है।
आपको कुछ नहीं करना, ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करना है, अपनी एक्सेल शीट में जाके फाइंड करना है, यहाँ पे दिखा देगा ये SKU है, ये प्रोडक्ट है और इतना पेमेंट आया, तो पेमेंट के आगे आपको पेमेंट मेंशन कर देनी है। देखो सबसे पहला कॉलम ही मैंने पेमेंट का बना रखा है, तो मेरा पेमेंट है 156 रुपीज़ का, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 156 रुपीज़। 84 रुपीज़ मेरा परचेज कॉस्ट था, तो 156 रुपीज़ जो है माइनस 84, तो 72 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट हो गया। अब टोटल फाइनल में से मैंने पैकेजिंग टोटल मैंने देखा 197 थे, टोटल मेरे 197 एंट्रीज़ है, जिसमें से ब्लैंक भी है और ये डेट्स का भी मैंने कॉलम दे रखा है। तो नेट ऑर्डर्स मेरे 142 गए थे, 5 रुपये के हिसाब से मैंने निकाला, तो 710 रुपये का मेरा पैकेजिंग का खर्चा है जो मैंने टोटल में से माइनस कर दिया। अभी यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे ऑर्डर्स का पेमेंट आना बाकी है, क्योंकि देखो ऑर्डर का पेमेंट आने में आपको 15 दिन का साइकिल है, तो जो ऑर्डर आपके 15 तारीख तक गए होंगे उनका पेमेंट 30 तारीख तक आएगा, और जो आपके लास्ट वीक के ऑर्डर गए होंगे वो अगले 10 दिन मतलब न्यू मंथ के फर्स्ट 10 डेज में पेमेंट आएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेंटेन करो अपना मैनुअल एक्सेल में डेटा। कंपनी के भरोसे में तो कंपनी आपको दे रही है, ऑर्डर्स डेटा मिल रहा है, वहाँ पे आपको पेमेंट्स के अंदर पेमेंट्स टू डेट शीट है, आप वहाँ से भी पेमेंट रिकन्सिलेशन कर सकते हो, पर उसमें आपको रेडीमेड ही मिल रहा है। अगर आप बाहर से कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हो तो भी 1 रुपया पर एंट्री देना पड़ेगा आपको। या आप ये मान के चलो, अगर आपके दिन के 300-400 ऑर्डर आते तो आपको 2 घंटे भी नहीं लगेंगे डेटा एंट्री मेंटेन करने में डेली के। या आप कोई एम्प्लॉई हायर कर सकते हो 10,000 में, और महीने के आप उसको डेटा एंट्री डेली की डेली कराओ, तो ज़्यादा बेटर है। आपको मैनुअल काम में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा कंट्रोल्ड रहेगा कि रिटर्न आया नहीं आया। देखो RTO पेंडिंग है, तो मेरे को पता है कि इसका RTO भी पेंडिंग है, नहीं आया, और इतने सारे ऑर्डर्स का मुझे पेमेंट नहीं आया। कई बार क्या होता है कि आपका RTO जो है सिस्टम पे दिखाता है डिलीवर्ड, पर आप जब यहाँ पे देखते हो तो देखते हो मेरे पास RTO नहीं आया, तब आप कंप्लेंट रेज करते हो, तब आप मांग सकते हो कि RTO इज शोइंग डिलीवर्ड, प्रोवाइड मी प्रूफ फॉर डिलीवरी। तब आपको वहाँ पे डिलीवरी का प्रूफ देगा मीशो, नहीं अदरवाइज़ अगर कोरियर के पास प्रूफ नहीं होगा तो आपको क्लेम मिलेगा, वरना आप ऐसे कोई भी क्लेम ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास क्रॉस चेक करने के लिए कोई डेटा नहीं है। ई-कॉमर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग आंख बंद करके कंपनीज़ के डेटा पे भरोसा करते हैं, तो आपके पास जो है वो क्रॉस चेक करने के लिए कोई डेटा नहीं होता कि जो सामने वाला बंदा कह रहा है वो सच है झूठ है। चेक करोगे कैसे? क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। 500 एंट्री आप डेली मेंटेन कर सकते हो। 500 ऑर्डर एंट्री करने में आपको 2 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा जाएगा। नहीं तो अगर आपके ज़्यादा ऑर्डर आते, दिन के 1000-2000 ऑर्डर आते, तो महीने के 30-40 हज़ार ऑर्डर आ गए तो आप 5-10 हज़ार में आपको एम्प्लॉई मिल जाएगा डेटा एंट्री करने वाला। आप 10,000 में एक एम्प्लॉई हायर कर सकते हो। अगर आपके महीने के 40-50 हज़ार ऑर्डर भी जा रहे हैं तो एक ऑर्डर की कॉस्ट आपकी 30-35 पैसा ही पड़ेगी। उस एम्प्लॉई की सैलरी आप इजीली निकाल सकते हो। और सारा काम एम्प्लॉई से मैनुअल कराओ, कंपनी के डेटा से क्रॉस चेक करवाओ और अपना काम मैनुअल भी करो, मैनुअल और ऑटोमेटिक सिस्टम चेक करो। अदरवाइज आप एम्प्लॉई नहीं हायर करना चाहते तो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर परचेज कर लो। सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा? सॉफ्टवेयर करेगा मीशो का ही API लेगा, वही चीज़ आपको डाउनलोड करके उसमें अपलोड करनी है, वो ईजी फॉर्मेट में दे देगा। बस सब कुछ सेम रहेगा, सॉफ्टवेयर कुछ नया नहीं करके दिखाएगा, वही चीज़ इसका अपने डैशबोर्ड में कन्वर्ट करके आपको ईजीली शो कर देगा। मेन बात ये होती है ई-कॉमर्स में आपको पता नहीं चलता। जिस तरह आपको मैं दिखाऊं, एक ये मेरा ऑर्डर है, अभी भी ये शिप्ड हो चुका है, पर यहाँ पे शो कर रहा है कि पेंडिंग में है, रेडी टू शिप में है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने टिकट रेस करा है। देखो कि ये मैंने टिकट रेस करा है, माई ऑर्डर इज पिक्ड बट स्टिल शोइंग इन रेडी टू हैंड ओवर टैब, और मैंने मैनिफेस्ट अपलोड करा। अब आप लोग बोलते हो कि मैनिफेस्ट साइन क्यों करानी ज़रूरी है? ये देखो यहाँ पे मैनिफेस्ट मैंने अपलोड करा है, क्योंकि मेरे पास मैनिफेस्ट है, तो मैंने प्रूफ दिया कि भाई मेरे पास से पिकअप हो गया, पर तुम्हारा 2 दिन से पेंडिंग में ही पड़ा है। अगर मेरे पास मैनिफेस्ट नहीं होगा तो ये पैकेट मुझे दोबारा भेजना पड़ेगा। हो सकता है ये कोरियर में चोरी हो गया हो या कोरियर में खो गया हो, पर देखो 4 जुलाई इसका डिस्पैच SLA डेट था, जो कि आज 5 तारीख हो गई है, और कल तक का इन्होंने टाइम मांगा 6 तारीख का। तो ये देखो 2 क्वांटिटी वाला ये वाला प्रोडक्ट है मेरा। इसको मैं रोटेट करने का ऑप्शन आ रहा है क्या? ये देखो ये वाला ऑर्डर है, 5वें नंबर वाला, पैक ऑफ 2 आया, 2 क्वांटिटी गया था। और ये देखो ये 2 क्वांटिटी वाला ऑर्डर ID भी सेम है, मेरे यहाँ से जा चुका है, पर ये अभी भी स्टिल रेडी टू शिप टैब में शो हो रहा है। अब जो मैंने आपको दिखाया था, देखो काफ़ी ज़्यादा थी। देखो मैंने यहाँ पे एक टिकट रेस किया था कि आई हैव नॉट रिसीव्ड माई RTO शिपमेंट, ये ऑर्डर था मेरा। अगर मैं ऑर्डर ID आपको इसी एक्सेल शीट का ही होगा,
ये देखो, ये वाला तो था ब्लैक एंकल 3 का आरटीओ का, ये मेरे पास आज आया है मॉर्निंग में। ये मैंने इसका कल टिकट देखो 4 जुलाई को कल ही टिकट रेस किया था कि भाई मेरे पास अभी तक क्यों नहीं आया। आरटीओ दिखा रहा है कि इन ट्रांजिट है, तो मेरे पास 15-20 दिन हो गए हैं, अभी तक डिलीवर क्यों नहीं हुआ। तो कल जैसे ही इनका रिप्लाई आया कि यू विल रिसीव शिपमेंट इन 45 डेज, तो मेरे पास आज सुबह ही आरटीओ आ गया। तो ये आपने मिरेकल देखा कि इन ट्रांजिट शो कर रहा था 20 दिन से, और एक ही दिन में आरटीओ डिलीवर हो गया वोल्मो की तरफ से। तो इसीलिए आपके पास मैनुअल डेटा होना बहुत ज़रूरी है। पेमेंट खुद ही मेंटेन करो, ज़्यादा बेटर है। आपको ये भी पता रहेगा आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से कि आपके पास पेमेंट आ भी रहा है नहीं आ रहा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करो और चेक करो कि मीशो ने 243 रुपीज़ का लास्ट पेमेंट दिखा रहा है, यहाँ पे 243 का पेमेंट आ रहा है 2 तारीख की डेट में, वो आया नहीं आया, या और भी कोई पेमेंट दिखा रहा है वो आया नहीं आया। ट्रांजैक्शन आईडी चेक करो, कंपनी कौन सी कंपनी से पेमेंट आ रहा है चेक करो, वो 243 के अंदर कितने ऑर्डर्स का पेमेंट आ रहा है वो भी चेक करो। 1 जुलाई को 205 रुपये का पेमेंट आ रहा है वो चेक करो। अपनी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके देखो भाई साहब। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं डाउनलोड कर रहे, कल को ये बोलेंगे कि आपको 50,000 का पेमेंट भेज दिया और बैंक स्टेटमेंट में आपकी एंट्री आई नहीं है, तो क्या करोगे? तो कहाँ इनसे लड़ने बैठोगे? ये तो बोलेंगे कि भाई जिस दिन था प्रॉब्लम उसी दिन कंप्लेंट रेज करना चाहिए था, तो आपने उसी दिन क्यों नहीं करा, हम तभी एक्शन लेते। आप बोलोगे कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं तो बहुत बिजी हूँ, तो आप फिर भूल जाओ, पैसे आपको ऐसे नहीं मिलने वाले। आपको सारा काम मैनुअली क्रॉस चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आप एम्प्लॉई हायर करो। अगर आपके बहुत ज़्यादा बल्क ऑर्डर आते हैं, एम्प्लॉई हायर करो, या थर्ड पार्टी पेमेंट रिकन्सिलेशन कराओ, या सीए से ऑडिट कराओ, ये जो भी कराना आप कराओ। मैनुअल काम बहुत ज़रूरी है। सिस्टमेटिक काम एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है और उतना ही करा जा सकता है। अगर आप कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक और इनके डेटा पे भरोसा करके चलना चाह रहे हो, दैट इज़ ऑल योर कॉल। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो अमेज़ोन का जून का डेटा दिखाता हूँ मैं आपको और थोड़ा बेटर क्लियर होगा। अब जिस तरह कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में होते हैं, जिस तरह ये एक ऑर्डर है मेरा 84 रुपीज़ का ऑर्डर है, इसमें कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है पर मेरे पास रिटर्न नहीं आया, तो मेरे को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कस्टमर रिटर्न पेंडिंग, कि भाई ये मेरे पास रिटर्न नहीं आया। या तो ये मेरे पास रिटर्न आएगा तो या तो मुझे इसका रिफंड क्लेम मिलेगा। क्लेम मिलता है अमेज़ोन पे 50 दिन बाद, तो मेरे को ये याद रहना भी तो चाहिए कि 50 दिन बाद मुझे इसका क्लेम लेना है। अमेज़ोन हर ऑर्डर का अपने आप ऑटोमेटिक क्लेम नहीं देता, तो आपको लेना पड़ता है। अगर आप ये मेंटेन ही नहीं करोगे तो आप तो क्लेम ही छोड़ रहे हो। आपको क्या ही पता कि भाई किस ऑर्डर के कितने दिन हो गए, 40 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, अब क्लेम लेना है, मिला नहीं मिला, आप कहाँ से चेक करोगे? ये देखो, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर हैं जिनके आपको क्लेम लेने पड़ते हैं मैनुअली। पेमेंट मैनुअली चेक करो, कितना शिपिंग लग रहा है वो आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। तो ये है पेमेंट रिकन्सिलेशन। इसके अगर आपको इनके डेटा पे करना है तो 2 तरीके हैं, या तो आप ऑर्डर्स टैब में जाके डाउनलोड ऑर्डर डेटा से अपना ऑर्डर डेट सिलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको दिखा देगा कितने में ऑर्डर गया था और कितना इसका खर्चा है, कितना पेमेंट आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। उसके आगे आप प्रोडक्ट कोस्ट डाल के एक एक ऑर्डर मैनुअली चेक कर सकते हो। अगर आपको मैनुअली चेक नहीं करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पेमेंट्स टैब में जाना है और पेमेंट्स टैब में जाके पेमेंट्स टू डेट की शीट डाउनलोड करनी है। मंथली सिलेक्ट करनी है, मंथली सिलेक्ट कर लो। मैं रिकमेंड करूँगा महीने का सिलेक्ट करो। वहाँ पे टोटल डाउनलोड करो, प्रोडक्ट कोस्ट डालो, कितना क्वांटिटी पे कितना प्रोडक्ट गया था, क्या SKU है उसका प्रोडक्ट कोस्ट डालो। उसके बाद आप जो है उसको टोटल कर लो, टोटल पेमेंट कैलकुलेट कर लो। प्रॉफिट में से नेट पेमेंट जितना रिसीव हुआ है उसमें से प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस कर दो, शिपिंग कॉस्ट माइनस कर दो, पैकिंग कॉस्ट माइनस कर दो, और जो है आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा। उसके अंदर बस आपको लास्ट में एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस माइनस करना है। वो आपका फाइनल कुछ बचा कुचा, अगर कुछ बचा तो आएगा, नहीं बचा तो आएगा। तो मीशो का पेमेंट रिकन्सिलेशन यार इतना मुश्किल नहीं है। आप मैनुअल डेटा एंट्री करो, 500 ऑर्डर तक तो इजीली आप मैनुअल डेटा एंट्री कर सकते हो। चाहे रात को करो, सोने से पहले करो, या अर्ली मॉर्निंग में प्रीवियस डे का करो, डेली बेसिस पे करो। ये करना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था इलेक्ट्रॉनिक डेटा पे भरोसा नहीं किया जा सकता, और अभी भी कह रहा हूँ कि इस पे आंख बंद करके आप भरोसा नहीं कर सकते। तो मैनुअल डेटा आपके पास क्रॉस चेक करने के लिए होना ही चाहिए। तो ये थी हमारी वीडियो पेमेंट रिकन्सिलेशन के लिए। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। 2 तरीके से आप शीट डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अगर आपके ज़्यादा ऑर्डर हैं तो एम्प्लॉई हायर कर लो। अगर आपके दिन के 1000 ऑर्डर भी आ रहे तो भी आप 10,000 रुपये में एक एम्प्लॉई हायर कर लो, डेटा एंट्री वाला। डेटा एंट्री कराओ एम्प्लॉई से। डेटा एंट्री बहुत ज़रूरी है।
बोलने की बात है, नहीं तो आप 10,000 रुपये में या 8-10 हज़ार में कोई सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर परचेज कर लो। इतना भी लालच मत करो कि आपको प्रॉब्लम हो, सॉफ्टवेयर परचेज कर लो। पर मैं रिकमेंड करूँगा मैनुअल एम्प्लॉई लेके डेटा एंट्री कराओ, जो एक एक ऑर्डर वेरीफाई करेगा, एक एक ऑर्डर की एंट्री करेगा, वो ज़्यादा बेनिफिट है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैनुअल एम्प्लॉई बता सकता है, कोई सॉफ्टवेयर आपको प्रॉब्लम नहीं बता सकता, क्योंकि उनका काम है यहाँ से डेटा उठा करके अपने डैशबोर्ड में ले जा करके और आपको अपने डैशबोर्ड का जो उनका ईजी तरीका होता है उसमें दिखाने का। पर आपको ये नहीं बता सकता कि कितना रिटर्न जो है आया, आपके पास फिजिकल आया नहीं आया, वो आपको मैनुअल ही मेंटेन करना पड़ेगा। 50 ऑर्डर भेजे थे, 10 आरटीओ आ गए, पर आपके पास 3 ही आए हैं, 4 ही आए हैं, 5 ही आए हैं, 5 आए ही नहीं है, तो आपको कोई नहीं बता सकता जब तक आपके पास अपना मैनुअल डेटा नहीं होगा या आप डेटा एंट्री नहीं कर रहे। तो मैं हमेशा कहता हूँ ई कॉमर्स बिजनेस में मैनुअल डेटा एंट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास जब 500 ऑर्डर आ रहे थे मैं तब भी डेटा एंट्री कर रहा था, जब 50 आ रहे थे तब भी डेटा एंट्री कर रहा था, अब 5 आ रहे तो मैं आज भी डेटा एंट्री कर रहा हूँ। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं 2019 से मैंने डेटा एंट्री करनी स्टार्ट करी थी। 2019 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24 और अब ये 24 से 25 चल रहा है। तो मैं सालों से डेटा एंट्री मेंटेन करता आ रहा हूँ, ऑर्डर वाइज और पेमेंट का ऑर्डर वाइज, कंपनी टू कंपनी। अगर एक दिन में मेरे 1000 ऑर्डर आ रहे तो मैं 1000 ऑर्डर का डेटा एंट्री करता हूँ। फिर एक एक एंट्री पेमेंट का एंट्री क्रॉस चेक करता हूँ कि वीक में एक दिन संडे को बैठ के कि भाई ये अच्छा पेमेंट, एक हफ्ते में इतना पेमेंट आए, तो बैंक स्टेटमेंट मैंने डाउनलोड करा नेट बैंकिंग से या मोबाइल बैंकिंग से और चेक करा कि इतना पेमेंट आया नहीं आया जितना वो शो कर रहे हैं। अच्छा आया है तो मैं उनके पेमेंट्स टैब के अंदर जाके पेमेंट्स का एंट्री भी मैंने क्रॉस चेक करा है और अपने मैनुअल डेटा में मेंटेन करा है कि भैया इसका 50 रुपये पेमेंट है तो यहाँ पे ऑर्डर का 50 रुपये चढ़ा दिया, इसका 60 रुपये पेमेंट आया तो इसका 60 रुपये चढ़ा दिया। तो उससे क्या होता है, मुझे पता रहता है कि भाई बिजनेस मेरा है, उनका नहीं है। वो तो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रखा है, बिजनेस तो आप ही कर रहे हो, माल आप बेच रहे हो, पेमेंट आपको मिल रही है, वो तो कमीशन ले रहे हैं, वो तो सर्विस प्रोवाइडर है। तो बिजनेस आपका है, वो उनका काम नहीं है, वो तो आपको एक फैसिलिटी दे रहे हैं। आपको लेनी है लो, नहीं लेनी मत लो, फ्री की सर्विस है। बाकी अगर आपको उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट है कि भाई मेरे पास तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती, मेरा तो कोई माल चोरी नहीं हो सकता, मेरी पेमेंट में कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकता, मेरा कभी डिडक्शन गलत नहीं हो सकता, मेरा कभी लॉजिस्टिक ज़्यादा नहीं कट सकता, तो आप भाई उनका विश्वास कर रहे हो, मान के चलो। मेरा मोटिव है कि आपको बताना कि मैनुअल डेटा क्यों ज़रूरी होता है मेंटेन करना। तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि पेमेंट रिकन्सिलेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मैनुअल डेटा मेंटेन करना। तो आपको करना ही चाहिए मैनुअल डेटा। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ मैनुअल डेटा मेंटेन करो, डेटा एंट्री आपको करना ही चाहिए। बहुत आज नहीं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देगा। ये मान के चलो अगर आपके दिन के 1000 ऑर्डर जा रहे हैं ना, तो 30-40 ऑर्डर कहाँ गायब हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। वो सिर्फ आप मैनुअल डेटा में ही पता लगा सकते हो। 500 ऑर्डर जा रहे होंगे तो भी 10-15 ऑर्डर गायब हो जाएंगे, आपको दिन के पता नहीं चलेगा। और वो 10-15 ऑर्डर अगर एक दिन में 10 ऑर्डर गायब हो रहे हैं, एक ऑर्डर की कॉस्ट 50 रुपये, तो दिन का 500 रुपये आपका माल चोरी हो रहा है। महीने का 15,000 का नुकसान तो ऐसे ही आपका मोटा मोटा हो रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए, क्योंकि आपका वॉल्यूम इतना ज़्यादा आ रहा होगा ना। 500 ऑर्डर भेजने का 15,000 भेजोगे तो ऑर्डर 15,000 का नुकसान भी हो रहा है। तो आप इस तरह पता ही नहीं लगा सकते इनके इलेक्ट्रॉनिक डेटा पे, क्योंकि वहाँ तो आरटीओ दिखाएगा या कैंसिल दिखाएगा, डिलीवर्ड है या रिटर्न है, बस 4-5 एंट्री आएंगी। उसमें आप ये नहीं चेक कर सकते कि मेरे पास सही में आया नहीं आया, कि वहाँ पे तो दिखा रहा है कि 16 तारीख को डिलीवर हो गया था, आपके पास आरटीओ आ गया था, पर आप देखोगे कि भाई मेरे पास तो कोई आया नहीं आरटीओ। तो कहाँ से फिर वो ऑप्शन जो दे रखा है सपोर्ट के अंदर कि रिक्वेस्ट प्रूफ फॉर डिलीवरी, तो वो कभी वैलिड ही नहीं रहेगा आपके केस में, क्योंकि आपको कभी मेंटेन ही नहीं करा, तो क्रॉस चेक कहाँ से करोगे। दैट इज़ वाई आई रिकमेंड टू मेंटेन मैनुअल डेटा। अगर आप मेरी वीडियो समझ रहे हो, पेमेंट रिकन्सिलेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। डेटा एंट्री के लिए अगर आपके बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं तो एक एम्प्लॉई हायर कर लो 10,000 में, बहुत बेटर है। सॉफ्टवेयर भी मैं बोलूँगा कि 5,000 6,000 कोई भी सॉफ्टवेयर अवॉइड करो, मैनुअल एक एम्प्लॉई हायर करो डेटा एंट्री का। उसको बोलो कि भाई तू डेली बेसिस पे मेरे जितने भी ऑर्डर्स जा रहे हैं सबका डेटा एंट्री कर। कल वाले ऑर्डर्स का आज कर, आज वालों का कल करियो, क्योंकि आज तो पैक करेंगे हम, तो उनका कल करियो, कल वालों का परसों करियो। तो इस तरह उनको बोलो कि भाई तू मेरा डेटा एंट्री मेंटेन करना, डेट वाइज स्टार्ट कर। उसके बाद वीकली मेरा पेमेंट अपडेट कर, शिपिंग कितना कर रहे हो, और मेरा मैनुअल पेमेंट रिकन्सिलेशन या जो भी है आपका हिसाब किताब, जितना भी अकाउंट्स है, मैनुअल एम्प्लॉय से कराओ तो ज़्यादा बेटर है। एम्प्लॉई आपका काम भी अच्छे से करेगा। हज़ारों ऑर्डर होंगे तो आपको टेंशन भी नहीं है, क्योंकि आपके
कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो 20 पैसा 25 पैसा आएगी, जिसकी कोई वक़्त नहीं है। अगर आपके 500-700 ऑर्डर दिन के जा रहे हैं तो 10,000 के एम्प्लॉय की कोई वैल्यू नहीं है। वो जो आपका पैसा बचा देगा ना, अगर उसने आपके 50 ऑर्डर भी ऐसे थे जो चोरी हो गए और आपने उनका क्लेम ले लिया, तो आपके एम्प्लॉय की सैलरी फ्री निकल गई। क्योंकि अगर आपने एम्प्लॉय नहीं रखा होता तो आपकी जेब से तब भी गया था, पर आपको उस टाइम पर पता नहीं था। तो आपके एम्प्लॉय की सैलरी निकल जाएगी, पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई मेरा इतना माल चोरी हो रहा है। तो अगली बार से आप और सतर्क हो जाओगे कि भाई ये माल चोरी क्यों हो रहा है। अगली बार से आपको और स्ट्रिक्टनेस होगी, या कहाँ चोरी हो रहा है, लॉजिस्टिक में चोरी हो रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो भी पता चल जाएगा। तो पेमेंट रिकन्सिलेशन इस तरह कर सकते हो। मैनुअल शीट डाल यहाँ पे ऑर्डर्स का डेटा डाउनलोड कर सकते हो। जीएसटी रिपोर्ट से करना बेकार है, जीएसटी रिपोर्ट से पेमेंट रिकन्सिलेशन करना बेकार है। बाकी अगर आपको एक्सेल बहुत ही अच्छे तरीके से आता है तो आप यहीं से जो है पेमेंट्स का शीट लेके और ऑर्डर्स का शीट लेके और फॉर्मूला लगा के आप अपनी तरफ से कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर जिनको एक्सेल नहीं आता, जिस तरह मेरे को एक्सेल नहीं आता बहुत अच्छा, मेरे को बिल्कुल बेसिक भी थोड़ा थोड़ा आता है, तो मैं उसी हिसाब से मेंटेन कर लेता हूँ। बाकी मैं अपनी डेटा एंट्री करता हूँ, तो मेरे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आई एम सेल्फ सफिशिएंट हो इनफ कि मेरे को अगर बताना हो मीशो बोले कि 10 ऑर्डर आए हैं, तो मैं चेक कर सकता हूँ कि 10 मेरे पास ऑर्डर आए हैं रिटर्न में या नहीं आए हैं, या कितने आरटीओ हैं, क्या है, वो मैं खुद ही बता सकता हूँ कि भाई मेरे पास अपना डेटा एंट्री है। एक एक ऑर्डर में क्रॉस वेरीफाई कर सकता हूं डेली बेसिस पे। तो ये थी हमारी वीडियो पेमेंट रिकन्सिलेशन के रिलेटेड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दो, बाकी थोड़ा बहुत हमने तरीका बता दिया है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कोई भी क्वेश्चन हो भाई, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। और कोर्सेज के लिए मैंने बताया कि कोर्सेज जो हैं वो 7,500 से सिर्फ 5,000 रुपीज़ फ्लैट चार्ज पे हो गया है। नो मोर एडिशनल डिस्काउंट, फ्लैट 5,000 रुपीज़। बहुत ज़्यादा ड्रॉप किया मैंने, क्योंकि अब 1-on-1 मैंने नहीं दिया, क्योंकि 1-on-1 में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, चार्जेस बहुत हाई लग रहे थे। दैट इज़ वाई कोई भी अकाउंट लो, फ्लिपकार्ट लो, अमेजोन लो, मीशो लो, डज नॉट मैटर, कोई भी अकाउंट सीख सकते हो आप सिर्फ 5,000 रुपये में। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स अवेलेबल हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।